हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड फसल बायोमास के अवशेषों को जलाने के कारण उपरोक्त में से कौन सा तत्व वायुमंडल में छोड़ा जाता है? ऑप्शंस हैं 1 और 2, 2, 3 और 4, 1 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन 1 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। देखिए, फसल और बायोमास के जो अवशेष हैं उनको जलाने पर, जब उनको जलाया जाता है तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो खासकर वायुमंडल में जाकर के मिलती हैं, ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ठीक है, और देखा जाए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये चारों की चारों ग्रीन हाउस गैसें हैं और ये चारों ही वायुमंडल में मिलती हैं। तो हमारा जो ऑप्शन क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस हैं, हेपेटाइटिस बी एचआईवी वायरस की तरह फैलता है, हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं होता है, विश्व स्तर पर हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या कई गुना अधिक है, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित कुछ लोग कई वर्षों तक लक्षण नहीं दिखा पाते हैं। तो इसमें कहा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस सी का टीका होता है जबकि हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं होता है। ये स्टेटमेंट सही इस वजह से है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो ये गलत इसलिए है, हेपेटाइटिस सी, देखिए अभी तक के हेपेटाइटिस ए और बी का टीका आ चुका है। ठीक है, और जो है जो हेपेटाइटिस सी है इसका अभी भी, इसके टीके के लिए अभी भी प्रयोगशाला में परीक्षण इसका भी अभी भी किया जा रहा है, इस पर प्रयोग किया जा रहा है कि इसका जो है टीका जो है बनाया जाए। ठीक है, तो इसलिए हेपेटाइटिस बी का टीका मौजूद है लेकिन हेपेटाइटिस सी का नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी देखते हैं, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी वायरस की तरह फैलता है, ये वाला जो दिया गया है इसमें देखिए एचआईवी वायरस जो है इसके फैलने के जो सिम्टम्स हैं कि सिम्टम्स ही मतलब कि जो कारण है संक्रमण के वो क्या है कि या तो यौन संबंधों से होता है या फिर जो है ड्रग्स वगैरह जो इंजेक्ट की जाती हैं उनसे होता है। खासकर यही रीजन हेपेटाइटिस बी के भी होते हैं, यौन संबंध और जो है इंजेक्शन वगैरह से, किसी भी ब्लेड वगैरह उन सब से हो सकता है। ठीक है, तो लगभग सिमिलैरिटीज हैं इनके संक्रमण में। दूसरा है, विश्व स्तर पर हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या कई गुना अधिक है। बिल्कुल है, ये एड्स और जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से ज़्यादा जो है विश्व स्तर पर हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित लोगों की संख्या है। क्योंकि क्या है कि इस जो रोग हैं, इस रोग के बारे में अधिकांशतः लोग जागरूक ही नहीं है, उन लोगों के पास इसके बारे में जानकारी नहीं है। रोग होता है लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि किस जो है उनके लिवर में सूजन हो रही होगी या कोई भी सिम्टम्स होगा तो उनको ये नहीं पता होगा कि ये हो सकता है कि हेपेटाइटिस बी का ही रीज़न हो। ठीक है, तो और नेक्स्ट और लास्ट में है कि हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित कुछ लोग कई वर्षों तक लक्षण नहीं दिखा पाते। वही बात है कि जो लोग हैं वो जागरूक हैं नहीं इन बीमारी के बारे में, उनके लिए वो जागरूक है नहीं, उनके लिए अभियान चलाया जाए। और दूसरी चीज़ कि उनके लिवर, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारी होती है वो लिवर से संबंधित होती है, तो उनके लिवर में सूजन हो रही है और पेट खराब वगैरह जितने भी सिम्टम्स होते हैं लिवर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उन लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता है कि उनके ये बीमारी है। ठीक है, तो इसी वजह से उनके कई लक्षण दिख नहीं पाते हैं और या यूं कहें कि वो दिखा भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा सही कथन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, स्तंभ का के पदों को स्तंभ खा के पदों से मिलाइए। स्तंभ का में सिरका, संतरा, इमली और खट्टा दूध दिया गया है। स्तंभ खा जो है उसमें सारे एसिड दिए गए हैं जैसे टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड। तो इसमें कि का में कौन सा एसिड पाया जा रहा है इसका हमें मैच नीचे दिए गए कूट के अनुसार करना है। तो देखिए, जो क्वेश्चन 3 है उसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 3, 4, 1, 2 से मैच करके देख लेते हैं। जैसे सिरका है, सिरका में साइट्रिक एसिड होता है, सिरका जो होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। और संतरा जो होता है इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। इमली जो होती है इसमें टार्टरिक अम्ल होता है और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। तो हमारा जो सही आंसर है क्वेश्चन 3 का वो है 3, 4, 1, 2 ऑप्शन
ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शंस क्या क्या हैं, कथन देख लेते हैं पहले क्या है। कछुओं की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, मछलियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, समुद्री स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, सांपों की कुछ प्रजातियां बच्चों को जन्म देती हैं। ऊपर दिए गए जो कथन है उनमें से कौन सा या कौन से सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शंस हैं 1 और 3, 2, 3 और 4, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो कौन से कथन हमारे सही होंगे। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन 4 का है वो है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। कैसे होगा देख लेते हैं। कछुओं की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। देखिए जो खास करके जो स्थल में रहने वाले, जो स्थल पर रहने वाले जो कछुए होते हैं उनकी जो प्रजातियां होती हैं वो शाकाहारी होती हैं। और जो कछुए होते हैं वो पेड़ पौधों के मतलब कि पौधे पादप जो होते हैं उनको खाने के अलावा जलीय कीड़े मकोड़े या सड़े पौधे या मछली वगैरह जो होती हैं, सड़ी मछलियां मर जो जाती हैं उनको भी ये खाते हैं। लेकिन कुछ इनकी जो प्रजातियां होती हैं जो स्थल पे खासकर पाई जाती हैं वो शाकाहारी होती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है मछलियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। देखिए मछलियों की कुछ प्रजातियां जो शाकाहारी होती हैं उनमें जैसे कार्प मछली जो होती है वो शाकाहारी होती है। जो है समुद्रों में पाई जाने वाली जो मछलियां जो फाइकोप्लैंक्टन जो होते हैं, जो एकदम सॉफ्ट जो पौधे निकलते हैं समुद्रों में, उनको खाने वाली जो मछलियां होती हैं वो शाकाहारी हो जाएंगी उनकी प्रजातियां। ये भी स्टेटमेंट सही है। समुद्री स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। समुद्र में पाए जाने वाले जो स्तनधारी होते हैं उनमें भी कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, जैसे कि ग्रीन समुद्री कछुए। ठीक है, और उसके बाद है समुद्री गोह या फिर जो रीफ मछलियां होती हैं उनमें जैसे रीफ मछलियों की प्रजातियां होती हैं जो कि शाकाहारी होती हैं। इनमें पैरट फिश आती है या फिर एंगल फिश वगैरह आती हैं। ठीक है, तो ये समुद्री स्तनधारियों की हो गई कि कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। सांपों की कुछ प्रजातियां बच्चों को जन्म देती हैं। ये स्टेटमेंट कैसे सही है। अभी तक तो यही हम लोग समझते थे कि जो सांप होते हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां हैं वो जो है बच्चे देती हैं। जैसे कि इनमें है कि जो सर्प हैं उनमें रसेल वाइपर जो होता है ये सबसे जहरीला है। कौन सा है, रसेल वाइपर जो सर्प है ये भारत में सबसे खतरनाक 4 जो सबसे खतरनाक जो सांप हैं, सर्प हैं, उनमें ये एक है। और ये इसकी जो प्रजातियां, इसकी प्रजाति के जितने भी सांप होते हैं वो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। एक बार में ये 30 से 40 बच्चे दे देते हैं। ठीक है, तो जो इसलिए जो हमारा जो क्वेश्चन 4 का सही जो स्टेटमेंट है ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, चारों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है आरएनए इंटरफेस आरएनएआई प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल की है क्योंकि इसका उपयोग जीन साइलेंसिंग थेरेपी विकसित करने में किया जाता है, इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए विकासशील चिकित्सा में किया जाता है, इसका उपयोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विकसित करने के लिए किया जाता है, या फिर इसका उपयोग पौधों की ऐसी फसल का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन में देखिए क्या है, 1, 2 और 4, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 और 4। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। देखिए 1 में क्या है कि आरएनए जो इंटरफ्रेंस प्रौद्योगिकी जो लोकप्रियता में आई है वो क्यों आई है। इसका पहला है कि इसमें इसका उपयोग जीन साइलेंसिंग थेरेपी जो होती है उसको विकसित करने में इसका यूज होता है। दूसरा है इसका उपयोग कैंसर उपचार के लिए विकासशील चिकित्सा में इसका किया जाता है। और चौथा जो इसका सही है वो है इसका उपयोग पौधों की ऐसी फसल का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जूम लेंस क्या होता है। ऑप्शंस हैं, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, यह लेंस रेडियो टेलीस्कोपों में प्रयोग किया जाता है, यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 6 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यह लेंस रेडियो टेलीस्कोपों में प्रयोग किया जाता है। पहले तो ये देख लें कि जूम लेंस होता क्या है। ये एक
परिवर्ती फोकस दूरी, चेंजेबल फोकस दूरी जो होती है वाला ये लेंस होता है। नियत फोकस दूरी वाले लेंस के विपरीत जूम लेंस एक यांत्रिक संयोजन है। मतलब कहने का है कि ये उन फोकस दूरियों के लिए इसका यूज किया जाता है जो चेंज होती रहती हैं, ठीक है। और ये नियत फोकस दूरी वाले जो लेंस होते हैं उनके जस्ट विपरीत ये वर्क करता है, और ये एक यांत्रिक संयोजन है जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी का प्रयोग करके देखने में किया जाता है। मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार हम फोकस दूरियों को एडजस्ट कर सकते हैं इस लेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका जो यूज किया जाता है वो रेडियो टेलीस्कोप जो होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन 6 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं, जबकि दूसरे तल में जो बिंदु हैं वो केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। तो इसमें ये कौन सा दोष होगा? विकृति, यानी विकृति, डिफॉर्मेशन, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, या फिर दूर दृष्टि दोष, मायोपिया। तो क्वेश्चन 7 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, अबिंदुकता। अबिंदुकता का कारण जो है वो आंख का जो गोलक होता है, आंख का जो गोलक है उसका आकार ठीक नहीं होने की वजह से ये जो है जो रोग होता है, ये जो दोष होता है ये उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है कि इसका गोलक जो होता है वो ठीक नहीं होता है, उसके आकार में कुछ ना कुछ विकृति आ जाती है, उसमें जो है गड़बड़ी आ जाती है शेप में, जिससे प्रतिबिंब का एक भाग जो है वो रेटिना पर सही रूप से, जैसे अगर हमारी आंखों के सामने जो है दो वस्तुएं रखी हुई हैं तो एक वस्तु का सेम पास पास में रखी हुई है, एक वस्तु का प्रतिबिंब करेक्ट एकदम रेटिना पर बन रहा है और दूसरा जो है उसी अन्य स्थान पर भी रेटिना के मंद रूप में फोकस हो जाता है। मतलब कहने का है कि दो ऑब्जेक्ट रखी हुई है सामने, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब सामने एक पास ही रखी हुई है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब हमारे डायरेक्ट रेटिना पर बन रहा है और दूसरा जो है वो उसके पीछे या कहीं पे ही एकदम लाइट सा हो गया, मंद हो गया। यानी कि इसको सही लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो जो मुख्य प्रतिबिंब होगा उसके अतिरिक्त, मतलब मुख्य प्रतिबिंब जो बन रहा है वो तो बन ही रहा है, उसके अतिरिक्त एक और जो है दूसरा प्रतिबिंब भी बनेगा, लेकिन वो कम तीव्रता वाला धुंधला सा बन जाएगा, ठीक है। तो ये अबिंदुकता में होता है। इसका रीजन यही है कि जो है जो आंखों का जो गोलक होता है उसका आकार गड़बड़ा जाता है, उसका आकार बिगड़ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है। ऑप्शंस हैं श्रृंखला प्रदाकु, नागराज, करैत, या फिर कर्कच शल्की प्रदाकु। क्वेश्चन 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नागराज। क्वेश्चन 8 का सही आंसर है नागराज, यानी किंग कोबरा। किंग कोबरा जो होते हैं वो साउथ इंडिया में ये अक्सर करके इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। और ये बिल में रहने के साथ साथ, ये बिल में भी रहते हैं और साथ साथ घोंसला भी बना करके रहते हैं, ठीक है, नागराज जो किंग कोबरा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, एंटीजन्स जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर के ताप को कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है, या फिर विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। प्रतिजन एक प्रकार के जो एंटीजन होते हैं वो एक प्रकार के विजातीय कण हैं, क्योंकि ये बाहर से आते हैं, ठीक है। अब वो चाहे बैक्टीरिया के थ्रू आए या वायरस के थ्रू आए, विजातीय कण हैं जो मानव शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है। अब वो किसी डिजीज के थ्रू भी ला सकते हैं, कैसे भी ला सकते हैं। तो प्रतिजन का जो मेन सही आंसर होगा क्वेश्चन 9 का वो है ऑप्शन सी, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु रेशा पैदा करता है? यानी कि रेशम का जो तंतु है वो पैदा करता है किस जीवन चक्र में? ऑप्शंस हैं अंडे की फॉर्म में, जब वो एग फॉर्म में होता है, डिंभक फॉर्म में, ओवॉइड फॉर्म में जब ये होता है, कोशित फॉर्म में, प्यूपा फॉर्म में जब होता है, या फिर कंप्लीट यानी पूर्ण कीट के फॉर्म में, जब कंप्लीट एकदम जो है इंसेक्ट बन जाता है। तो क्वेश्चन 10 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी, कोशित यानी प्यूपा फॉर्म में। तो क्वेश्चन 10 का सही आंसर क्या था? कोशित, प्यूपा
देखिए इसमें क्या होता है कि प्यूपा फॉर्मेशन यानी रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपने जीवन चक्र में जब वो कोशित यानी प्यूपा की अवस्था में जब वो होता है तभी वो जो वाणिज्यिक तंतु यानी कि रेशम का जो तंतु है, रेशम का जो है तंतु, उसका जो है उत्पादन करता है। देखिए प्यूपा फॉर्मेशन क्या होती है, जब रेशम का जो कीड़ा कैटरपिलर फॉर्म में होता है, ठीक है, कैटरपिलर फॉर्म में जब ये होता है तो ये अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच यानी कि कंप्लीट इंसेक्ट बनने में अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेता है जिसको हम प्यूपा कहते हैं। इसी फॉर्म में ही उस प्यूपा को निकाल करके उसको गर्म पानी में जो है गर्म करके उससे जो है उसमें कीड़ा इंसेक्ट जो होता है वो मर जाता है और उसमें से धागा रेशम के तंतु जो है वो निकाल लिए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होती है रेशम तंतु प्राप्त करने की, लेकिन ये किससे प्राप्त होती है, प्यूपा फॉर्मेशन से प्राप्त होती है, और जिसका प्रयोग जो है वो रेशम के कपड़े वगैरह उनका उत्पादन उनको बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वह है कोशित प्यूपा। हमारी आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।